अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं उराना आदिल इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। हबीब जालिब ने कहा था, कभी जमहूरियत यहाँ आए, यही जालिब हमारी हसरत है। नाज़रीन, जायज़ा लेते हैं अवाम कहाँ हैं। वज़ीर आज़म ने एक इंटरव्यू दिया, कहते हैं मुंतखब वज़ीर आज़म हूँ, फ़ौज मातहत है, इदारे भी साथ हैं, पर जनाब अवाम कहाँ हैं। मुखालफिन फ़ौज पर दबाव डालते हैं, आर्टिकल 6 लगता है, फ़ौज में गुस्सा है, आर्मी चीफ सुलझे आदमी है, इसलिए रद्द अमल नहीं आया। लेकिन सर अवाम कहाँ हैं। इंतज़ार और दुआ है अपोजिशन इस्तीफ़ा दे, फ़ायदा हमारा होगा, बेहतरी आएगी, पर सरकार अवाम कहाँ हैं। लॉन्ग मार्च का स्पेशलिस्ट हूँ, धरना दें मदद करूँगा, अपोजिशन हफ्ता नहीं गुजार सकती, पता चल जाएगा इस्तीफ़ा कौन देता है। पर जनाब इन इस्तीफ़ों में अवाम कहाँ हैं। अपोजिशन ने सर्कस लगा रखा है, बातचीत को तैयार हैं, लेकिन अपोजिशन को इसमें दिलचस्पी नहीं। लेकिन सरकार अवाम कहाँ हैं। पहली बार बड़े बड़े लोगों को जेल डाला, रिश्वत से मुल्क का बेड़ा गर्क किया, आखिर तक जाऊँगा, छोड़ूंगा नहीं। सर आप किसी को न छोड़ें, पर अवाम कहाँ हैं। आगे बढ़ने से पहले राहत इंदौरी के ये अल्फाज पहले आपके सामने रखता हूँ। नए किरदार आते जा रहे हैं, मगर नाटक पुराना चल रहा है। बुज़दार सरकार की उस्तादों से उस्तादी के बायस पंजाब के कुछ असातिज़ा इस्लामाबाद पहुँचे तो बनी गाला जाने की कोशिश पर उन्हें पुलिस ने धर लिया। लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस की शेलिंग हुई, फिर धरना भी दिया गया। सवाल बस इतना है कि आवाम कहाँ हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, PDM झूठ का सहारा लेकर मायूसी फैला रही है। झूठ की तजारत रंगे हाथों पकड़ी गई है। जनाब शिबली ये भी बता दें कि आपकी तजारत में अवाम कहाँ हैं। वफाकी वज़ीर उमर अयूब साहब बोले कि महंगे तवानाई मुआहदे साबिक हुक्मरानों का तोहफ़ा हैं। जनाब उम्र ये भी बता दें कि आपके तोहफ़ों में अवाम कहाँ हैं। मरियम बीबी का हुकूमत पर शुगर मिल्स मालकान को ब्लैकमेल करने का इल्ज़ाम। दर्द मिल मालकान की हामिल बीबी, बस ये बता दें कि अवाम कहाँ हैं। एक मुआवन खुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज गिल ने जवाब दिया कि चीनी चोरी का रोना रोने वाले अपने दाएं बाएं चोर तलाश करें। जनाब गिल आपके तलाश किए चोर कहाँ हैं। कभी रद्द-ए-अमल में ये भी बताएं कि आवाम कहाँ हैं। एहसन इकबाल ने कहा है कि वज़ीर आज़म आउट होने के बावजूद ज़िद्दी बच्चे की तरह क्रीज पर मौजूद हैं। जनाब एहसन आप अपनी ज़िद का भी तो बताएं कि उसमें अवाम कहाँ हैं। यहाँ मनव्वराना के ये अल्फाज भी बड़े अहम हैं। एक आंसू भी हुकूमत के लिए ख़तरा है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए ख़तरा है, तुमने देखा नहीं आँखों का समंदर होना। अब हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ से यही सवाल है कि वो आवाम के मसाइल को कब देखेंगे, बल्कि देखेंगे भी या नहीं। एजाज़ रहमानी ने कहा था, अभी से पाँव के छाले न देखो, अभी यारो सफ़र की इब्तदा है। अब ये अज़्म तो शायद मुस्बत है, लेकिन आवाम इसको सिर्फ मनफी ही लेते हैं कि उनका अवामी सफ़र तो अपने मुंतखब नुमाइंदों से जुड़ा हुआ है और वो बार बार यही पूछ रहे हैं कि आवाम कहाँ हैं। नाज़रीन हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तज़ियों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने मेहमान शख्सियात का तारुफ आपके सामने रख दूँ। मेरे पास स्टूडियो में मौजूद है, शोबा सहाफ़त से उनका ताल्लुक़ है, तवील अरसे से इससे मुंसलिक हैं और बहुत समझदार शख्सियत हैं, बहुत सारे टाइटल उनकी ज़ात से जुड़े हैं। लेकिन इत्तफ़ाक़ करूँगा PhD स्कॉलर इन मीडिया साइंसेस, सहाफ़ी और तज़ियाकार मोहतरमा सोफ़िया सिद्दीकी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सोफ़िया। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया वक्त निकालने का, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। मैं दूसरी शख्सियत आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन दूसरी शख्सियत का ताल्लुक़ शोबा वकालत से है और इनका भी वसी तजर्बा है तज़ियाकारी में। मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन नैब रिफॉर्म्स कमेटी पंजाब, लाहौर हाई कोर्ट बार, बैरिस्टर वक्कास अबरेज़ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम वक्कास। जी वालेकुम सलाम अदील। बहुत शुक्रिया वकास आपका भी वक्त देने का, तज़िया और शिरकत का, थैंक्स अ लॉट। चलते हैं अखबारात की जानब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, जो अखबारात की जीनत बनी। सोफ़िया आपसे पूछूंगा, भारत का UN फ़ौजी मुबस्सरीन पर हमला, पाकिस्तान का एहतजाज, भारत निज़ामुल अमूर दफ्तर ख़ारजा तलबी। तर्जमान कहते हैं मज़मूम मकासद की तकमील की खातर अमन एहलकारों को निशाना बनाया गया। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि वाकई यानी अक़वाम मुत्तहिदा जो पूरी दुनिया के
इंसानों के हकूक़ के बारे में इदारा है और अमन और रवादारी का सबक देता है, और उन्हीं की यानी मुबस्सरीन की फ़ौजी टीम पर अब उसको निशाना बना देता है कोई मुल्क, तो उस मुल्क की सोच कैसी होगी, क्या पॉलिसियाँ होंगी, जानना चाहता हूँ। डेफिनेटली बहुत एक घिनौना किस्म का जो आप इसको कहें ना कि क्राइम किया गया है, और इससे पहले हमें तारीख़ में इस के हवाले से कोई और रिकॉर्ड नहीं मिलता कि यूएन की जो फोर्सेस हैं और मुबस्सरीन टीम हैं उनको निशाना बनाया जाए। मोदी सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं वो एंटी पाकिस्तान होने के साथ साथ अब यूएन के मिशन पे जो अटैक किया गया है वो ये ज़ाहिर करता है कि मोदी की हुकूमत किसी भी तरह से इंटरनेशनल कवानीन और आलमी इदारों की रिस्पेक्ट करना भूल गया है, और भारत को ये समझने और रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अमन आ सकता है। पाकिस्तान जब बार बार भारत को अमन के लिए मुज़ाकरात की टेबल पे आने को की दावत देता है और कहता है, तो हमें ऐसे लगता है कि इंडिया रिलैक्टेंट है, इंडिया किसी भी तरह से मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आना चाहता। और अब जब ये इंसिडेंट हुआ है और पाकिस्तान ने यकीनन हर आलमी सतह पर इसकी आवाज़ उठाई है और उठाने के लिए भी जा रहा है, इट्सेल्फ यूएन के लिए एक अलमिया है, और यूएन को ये सोचने की ज़रूरत है कि वो किस तरह से अपने उन कवानीन को जो उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान में कश्मीर की सूरत में और सीज़ फायर वायलेशन को कंट्रोल करने के लिए लगाए हुए हैं, उनके ऊपर किस तरह से इम्प्लीमेंट करवाएगा। और ये इस बात की दलील है कि भारत उन तमाम आलमी कवानीन को मानने से इस वक्त इनकारी हो चुका है। लेकिन सोफिया, बड़ी अहम सवालात हैं कि भारत अगर यूएन के फ़ौजी मुबस्सरीन पे फायर कर सकता है तो वो नहत्ते कश्मीरियों के साथ क्या करता होगा। देखें, यानी वो शफाकियत जो है उनकी, वो अब पूरी दुनिया पे क्या बेनकाब होती नज़र आ रही है। इस इंसिडेंट के बाद यकीनन यूएन को ज़रूर अपनी खामोशी तोड़नी चाहिए, क्योंकि यूएन ही है जिसकी वजह से भारत जो है वो अपनी हठधर्मी पे अड़ा हुआ है, और ऐसे लगता है कि यूएन की खामोशी या यूएन में जो किरदार बैठते हैं आलमी अहम, उनकी जो खामोशी है उसकी वजह से भारत ये समझता है कि शायद इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको सपोर्ट कर रही है। कश्मीरी अवाम जहाँ तक भारत के जुल्म सितम को सह रहे हैं, वो यकीनन हम पाकिस्तानी और कश्मीर के अवाम और पूरी दुनिया, अब तो आपने देखा होगा जर्मनी से लेकर पूरी दुनिया में हमने एक प्रोटेस्ट का सिलसिला देखा जो कश्मीरियों के हवाले से किया गया। प्रोटेस्ट भी और भारत के प्रोपेगेंडा भी वादे बेनकाब हो चुके हैं। बिल्कुल, और भारत के अपने राइटर्स हैं, भारत के अपने स्कॉलर्स हैं, भारत के अपने सहाफ़ी हैं जो एक्सपोज कर रहे हैं कि भारत ने किस तरह से फेक न्यूज़ इंडस्ट्रीज क्रिएट की हुई हैं, भारत किस तरह से पाकिस्तान या कश्मीर के इशू को मुलायम करने के लिए टारगेटेड ऑपरेशन कर रहा है, पाकिस्तान पे किस तरह से फॉल्स ऑपरेशन किए जा रहे हैं। और एक सवाल आपने किया था कि कश्मीरी आवाम की कौन सुनेगा, तो कश्मीरी आवाम की तो आज तक किसी ने नहीं सुनी, और भारत ने तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं सुनी। भारत तो अब उनके साथ ये सलूक कर रहा है जो उनके दाई हैं। बिल्कुल, देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल पे बसने वाला हर कश्मीरी, हर घर उनके पैलेट गनों का शिकार होता है, कभी उनके बच्चों पर अटैक किया जाता है, स्कूलों की बस को टारगेट किया जाता है। भी उन्हीं की दहशतगर्दी या यूं कह ले के इश्तिहाल अंगेजी का लिया जा रहा था। पिछले माह की जाने वाली कारकर्दगी थी भारत की, उसको जायजा लेने के लिए वो गए थे। और यकीनन अब जो डॉन मूवमेंट है, अगर आप उसके ऊपर बात करें तो वो भी भारत की तरफ से बहुत ज्यादा हो गई है। आप देखें हर दूसरे दिन पाकिस्तान की तरफ से क्वाडकॉप्टर्स गिराए जाते हैं भारत के, जो कि पाकिस्तान का जायजा ले रहे होते हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल। चलिए मैं जरूर आपकी तरफ आता हूँ। मैं जरा वक्कास से पूछ लूँ। वक्कास, भारत की जानब से यूएन के मुबस्सरीन पर और फौजी मुबस्सरीन पर फायरिंग की गई, और इसकी जो भी सूरत हाल रही, पाकिस्तान ने तो शदीद एहतजाज किया है, भारतीय नाज़िमुल उमूर को बुलाया गया है, और इसके साथ साथ तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान सामने आया है। लेकिन आप कैसे देख रहे हैं भारत की उस शफाकियत को कि वो फौजी मुबस्सरीन जो यूएन के हैं उन पर अगर वो फायरिंग कर सकता है तो बाकी वो क्या करता होगा, उसकी शफाकियत कैसी होगी? देखिए जी, भारत की जो शफाकियत है, दरिंदगी और हैवानियत है, इससे तो पूरी दुनिया वाकिफ है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट मीडियम जिसके थ्रू पूरी दुनिया के अंदर आप घर बैठ के पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और जो कश्मीर पे जुल्म किया जाता है, सितम किया जाता है, जबरदस्त इस्तेबदाद किया जाता है, वो पूरी दुनिया के नोटिस में है। और जहाँ तक फौजी मुबस्सरीन पे हमले की बात है, मैं ये समझता हूँ कि इसकी
जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और मजम्मत के साथ साथ यूएनओ को, स्पेशली सिक्योरिटी काउंसिल को इनकी मरम्मत करने की जरूरत है। और मरम्मत करने के लिए इनके पास पूरे इंस्ट्रूमेंट्स भी मौजूद हैं, टूल्स भी मौजूद हैं, इन द शेप ऑफ देयर आर्म फोर्स, जो कि यूएन चार्टर के तहत तश्कील भी दी गई। और यूएन चार्टर के अंदर बड़ी प्रोविजंस मौजूद हैं जो कि सिक्योरिटी काउंसिल को एम्पावर्स करती हैं, ऑथोराइज करती हैं कि वो ऐसे इश्यूज के ऊपर जो भी कंट्रीज यूएनओ की मेंबर्स हैं, स्पेशली जो 5 परमानेंट मेंबर्स, 10 परमानेंट मेंबर्स जो 2 साल के लिए सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर्स बनती है, जिनका काम ही है कि पूरी दुनिया के अंदर अमन व अमा को कायम रखे और जहां पे भी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की वायलेशन की जाए अपनी फौज के जरिए उसको कंट्रोल करे। और ये फौज सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल की 5 परमानेंट मेंबर्स, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स की नहीं है, बल्कि जो तमाम मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उसमें पाकिस्तान के लोग भी मौजूद हैं। लिहाजा यूएन चार्टर का आर्टिकल 99 है जिसके तहत सिक्योरिटी काउंसिल जो 100 मोटो एक्शन ले सकती है, और 100 मोटो एक्शन लेने के बाद मैं यही जानना वो चाहता कोई था भी वकास के कानूनी हवाले से क्या सूरत हाल है। अब तो इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको वाज़ेह तौर पर जान गई और अमन रवादारी, यानी ये अक़वाम मुत्तहिदा तो इदारा इसीलिए बनाया गया था अमन कायम करने के लिए, तो उन्हीं के फौजी मुबस्सरीन पर अगर फायरिंग कर दी गई है तो कानून क्या कहता है इंटरनेशनल? कानून ये कहता है कि इसमें इनके पास रिटेलिएशन का ऑप्शन है। आर्टिकल 36 से लेकर 45 तक वो तमाम प्रोसेस को ले डाउन किया गया है जिससे सिक्योरिटी काउंसिल अमन व अमा को कायम कर सकती है। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो सिक्योरिटी काउंसिल के हाथ में है वो निगोशिएशन है, मेडिएशन है, कंसिलिएशन है, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है, आर्बिट्रेशन है। अगर ये पैसिफिक मोड से और पीसफुल मोड से भी कोई डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता और कोई स्टेट रिटेलिएशन करती है सिक्योरिटी काउंसिल के फौजी मुबस्सरीन के सामने, इनकी पॉलिसीज के सामने, इनकी डायरेक्शंस के सामने, तो सिक्योरिटी काउंसिल आर्टिकल 99 के तहत 100 मोटो एक्शन भी ले सकती है। एट द सेम टाइम अपनी आर्म्ड फोर्स को उस मुल्क में उतार सकती है और रिटेलिएशन के तौर पे, रिएक्शन के तौर पे, जवाबी कार्रवाई के तौर पे उनके खिलाफ फौजी कार्रवाई कर सकती है और असला लैस होके अपनी फौजों को वहां पे उतार सकती है। ये वो सारा प्रोसेस है जो यूएन चार्टर बताता है और आर्टिकल 35 से लेके 45 तक ये तमाम प्रोसीजर, ये तमाम आर्टिकल्स हमारे यूएन चार्टर का हिस्सा बनाए गए हैं। और मैं ये समझता हूं कि सिक्योरिटी काउंसिल का किरदार पहले ही बड़ा कमजोर नजर आया है, लागर नजर आया है मसला कश्मीर के हवाले से। अगर तो यूके और यूएसए की प्रॉस्पेरिटी और पीस एट स्टेक होता तो सिक्योरिटी काउंसिल बहुत दिलेरी से और कर्जियसली एक्शन लेता। लेकिन यहाँ पे चूंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, यहाँ पे वो स्टेट्स हैं, चेचनिया है, बोस्निया है, कश्मीर है, अफगानिस्तान है, जिनका अमन व अमा जो है वो एट स्टेक हो, तो सिक्योरिटी काउंसिल बड़ी माजरत के साथ ये बात करना चाहता हूं कि वो सुम्मुम बुकमुन खामोश तमाशा ही बने बैठे हैं। और ऐसे नहीं, लगता लेकिन है कि यहाँ पे उनके वकास, यहाँ पे मैं तो ये सवाल करूंगा कि अब आपको नहीं नजर आता कि कोई प्रॉम्प्ट रिएक्शन होगा सिक्योरिटी काउंसिल की जानब से या यूएन की जानब से? आखिर उनके फौजी मुबस्सरीन जो जायजा लेने आए थे उन पर फायरिंग की गई है भारत की जानब से। अदील, अगर यहाँ पे प्रॉम्प्ट एक्शन ना हुआ और इनको फुल इमीडिएटली रिटेलिएशन ना किया गया तो मैं ये समझता हूं कि जिस तरह पहले जंग अजीम के बाद लीग ऑफ नेशन बनाई गई और जब दूसरी जंग अजीम की तबाहकारियों, ज़ालाबारियां दुनिया के सामने आई तो दुनिया के सामने लीग ऑफ नेशन अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकी और अपना वजूद खो बैठी। और ये लोग, ये सिक्योरिटी काउंसिल जिसका काम पूरी दुनिया के अंदर तमाम रियासतों का के लोगों की जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, अगर ये तहफ़्फ़ुज़ दें, ये कासिर और इनके फौजी मुबस्सरीन ही दूसरी रियासतों के अंडर कंट्रोल आ जाते हैं और उनके ज़ेरे असर आ जाते हैं या उनके हमले का सामना नहीं कर पाते, तो ये सोचने की बात है, ये तफक्कुर करने की बात है। यानी ये बड़ा और लम्हा है, फिक्रिया है यहाँ पे। चलें मैं आगे बढ़ता हूँ। सोफिया, मुझे ये पूछना है, यानी एक तो भारत की ये मुखासमत या जो भी हटदर्मी, बेहिसी, सफाकियत, जो भी सूरत हाल है, इसकी बात तो अब दुनिया जानना शुरू हो गई। लेकिन भारत के अंदर भी जो कानून बनाए गए हैं उससे भी भारतीय जो हैं, भारत के शहरी जो हैं, वो ज़ेरे अताब हैं मोदी सरकार के। यानी हटदर्मी बरकरार है वहाँ पे। किसान कुछ कानून वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है मोदी सरकार ने, और सिख कम्युनिटी का पूरे भारत में शदीद एहतजाज है और इसी एहतजाज के दौरान खुदकुशियाँ भी सामने आ रही हैं। तो कैसे देख रही हैं कि भारत की सरकार भारतीयों के लिए कितनी खतरनाक होती जा रही है? देखिए, 5 अगस्त के बाद से हमें जो मोदी की एग्रेसिव पॉलिसी हमारे सामने आती है उससे
वाज़े तौर पर ये चीज़ सामने आ जाती है कि वो अपने आवाम की उन्हें कोई फ़िक्र नहीं है। उन्हें इस बात की कोई फ़िक्र नहीं है कि जो सिख कम्युनिटी है उनको किस तरह से ट्रीट करना है, किसानों को किस तरह से ट्रीट करना है, मुस्लिम कम्युनिटीज़ के साथ किस तरह से सलूक करना है। और भारत इस बात का दावेदार है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, और ऐसी जमहूरियत है जहाँ पर तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को एक मुकम्मल वे ऑफ लाइफ के लिए हर किस्म की आज़ादी दी जाती है, सिक्योरिटी दी जाती है। लेकिन 5 अगस्त से लेकर सिर्फ अभी तक का अगर आप जायज़ा लें तो तकरीबन लगभग 500 दिन बनते हैं। इन 500 दिनों में हमने ये देखा है कि भारत में हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मुसलसल एहतजाज करते हुए नज़र आए हैं। और अब जब से किसानों के ऊपर जो जुल्म और सितम किया जा रहा है और किसानों के लिए जो नए कवानीन बनाए गए हैं, और ख़ास तौर पर उससे यकीनन पंजाब में बसने वाले जो किसान हैं वो मुतासर हो रहे हैं। और वो पंजाबी कम्युनिटी ज़्यादा सिखों की है और उनको तो अच्छा खासा अताब का सामना करना पड़ रहा है। और अब भारत खालिस्तान की मूवमेंट को किस तरह से रोकेगा, वहाँ पर जो मुजाहरे किए जा रहे हैं उनमें पाकिस्तान की फेवर में बात की जा रही है, भारत किस तरह से अपने आवाम को सिक्योर करेगा। तो पूरी दुनिया में इस वक्त मुजाहरे कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, और उन तमाम लोगों की आवाज़ सुनने के लिए ज़रूरी है कि भारत अपने लोगों को जहाँ तक और मोदी सरकार अमन दे सकती है दे दे, वरना खालिस्तान की जो मूवमेंट है वो बहुत हद तक हमें अगले 1 साल के अंदर कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। अगर इसी तरह की पॉलिसीज को बिल्कुल भारत के टूटने की तरफ जा रही है। बिल्कुल जी, और भारत में बाकी अक़लियतों की भी सूरत हाल तो ऐसी ही नजर आ रही है। देखें, ओवरऑल मैंने आपको पहले बताया कि 5 अगस्त से लेकर हमने देखा ईसाई रोड पर, सिख कम्युनिटी रोड्स पर, और जो दीगर अक़लियतें हैं वो रोड पे। मुसलमान कम्युनिटी को तो आप छोड़ देना, भारत को मुसलमान ऐसे लगता है जैसे उन्हें उन तमाम मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना था, लेकिन वो नहीं आए, और ये उनकी गलती है जिसकी वजह से वो आज तक इस जुल्म और सितम को बर्दाश्त कर रहे हैं। वहाँ पे रहते हुए वो वहाँ पर अपनी पसंद के जानवर कुर्बान नहीं कर सकते, जो कि उनका एक मजहबी हक है। उसके बावजूद अगर आप मुसलमानों से, सिखों से, ईसाइयों से और दीगर कम्युनिटी को ख़त्म भी कर दें तो भारत में एक और दलित कम्युनिटी रहती है जिसको, जी बिल्कुल, वो हिंदू कम्युनिटी है जिसको भारत इंसाफ नहीं दे पा रहा। तो मुसलमान, ईसाई, सिख, यहूदी, कोई भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले, सही। चलें, मैं यही सवाल करता हूँ वक्कास से, बैरिस्टर वक्कास साहब से मैं ये जानना चाहता हूँ कि भारत के तो अंदर भी कवानीन जो हैं उनकी भी पासदारी नहीं की जा रही, और स्पेशली वहाँ पे किसानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जिस तरह उनके साथ सलूक किया जा रहा है, और किसान, यानी पिछले दिनों हमने ये रिपोर्ट्स भी देखी कि किसानों की जानब से या सिख कम्युनिटी की जानब से भी लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं सिर्फ मोदी सरकार के जुल्म के बायस। तो कैसे देख रहे हैं, मोदी सरकार अपने ही लोगों के साथ भी क्या सलूक कर रही है? देखिए जी, मोदी सरकार ने जो आरएस का एक नजरिया भारत के अंदर थोपा है और प्रवेल किया है, मैं ये समझता हूँ कि भारत की तमाम अवाम के लिए, और स्पेशली चूंकि भारत, इंडिया एक बहुत बड़ी रियासत है जहाँ पे 1 अरब प्लस उनकी पॉपुलेशन है, और मुख्तलिफ मुकाबला फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ ज़ुबानों से और मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वहाँ पे बसते हैं। और जो उनके मज़ालिम है, स्पेशली सिटीजन एक्ट वहां पे जो लाया गया और वहां उसके तहत लोगों को बेघर कर दिया गया, भारत को बोला गया भारत को छोड़ दे, वो तमाम मुजालिम थे जिससे लोग तंग पड़ गए। और जिस तरह सोफिया ने बात की, जो इंडिकेशंस की, कि बिल्कुल दुरुस्त है। भारत का आइन तो ये कहता है कि भारत एक सेकुलर स्टेट है, इसके प्रेम्बल के अंदर ये लिखा गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम ग्राउंड रियलिटीज को देखें तो भारत की एग्जिस्टेंस से लेके जब ये मार्ज वजूद में और इंडिपेंडेंस का ऐलान किया उसके बाद से लेकर आज तक वहां पे जिस तरीके से मिनॉरिटीज के राइट्स को कुचला जाता है, और जितनी भी मिनॉरिटीज हैं वो यही ववेला मचाती होंगी या यही सोच विचार करती होंगी कि काश हम भी कभी पाकिस्तान के साथ अलायंस कर लेते और पाकिस्तान के साथ हमारा इल्हाक हो जाता। क्योंकि भारत में जो तशद्दुद है, चाहे वो किसानों के साथ हो, वो सिखों के साथ हो, वो पंजाबियों के साथ हो, वो मुसलमानों के साथ हो, वो इंतहाई नगुफ्ता बह है। और ये जो तशद्दुद है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इंतहाई देशनाक सूरत हाल तैयार करता जा रहा है। यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी बात है, हम अक़लियतों की बात तो करते हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है भारत में, लेकिन ये जो इस बार कानून बना है उसको किसान कुछ कानून कहा जा रहा है। तो इसके साथ साथ तो अक़लियतें अपनी जगह पे रह गई, यहाँ तो मईशत भी तबाह की जा रही है अपने हाथों से, यानी लोग खुदकुशियां कर रहे हैं और किसान के साथ ये हो रहा है। बिल्कुल मईशत तबाह की जा रही है। अर्दील, गुज़िश्ता हफ्ते हम पाकिस्तान से भी कुछ पैनलिस्ट थे भारत के चैनल पे, और हम डिस्कशन का हिस्सा थे उनके पैनल के, और वहां पे उन्होंने किसानों को लिया
और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, बिलीव मी के इतनी नगुफ्ता बे हालात हैं वहां पे कि सख्त सर्दी के बावजूद वो लोग उनकी पार्लियामेंट के सामने, उनकी कांग्रेस के सामने बैठ के एहतजाज कर रहे हैं, रोडों पे एहतजाज कर रहे हैं। और भारत भी पाकिस्तान की तरह एक एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर स्टेट है, और किसानों पे उनका बहुत बड़ा हिस्सा जो है उनकी एग्रीकल्चर पे फोकस करता है, उनकी मौशियत जो है एग्रीकल्चर पे फोकस करती है। लेकिन आपने दुरुस्त कहा कि भारत ने ना सिर्फ मिनॉरिटीज को कुचला, उनके राइट्स को सप्रेस किया, बल्कि वहां पे जो उनके अपने हिंदू कम्युनिटी है, जो उनके किसान है, जो दीगर उनके मुकातबा फिक्र हैं, उनके साथ भी सुतेली मां से भी बुरा सलूक किया जा रहा है। और वो भारत की हुकूमत की और मोदी के इस नारवा सलूक से इंतहाई तंग है। लेकिन मैं ये लोग समझता हूं कि ये लोग इसी ट्रीटमेंट के मुस्तहिक हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों ने दोबारा से मोदी को अपने सर पे बिठाया है, अपने सर पे चढ़ाया है, और ये आरएसएस का जो नजरिया है उसको अपने सर पे मुसल्लत किया है। इससे पहले भी भारत की एक एग्जिस्टेंस थी पूरी दुनिया के सामने। वो इससे पहले जो वाजपेयी थे उन्होंने बड़ी एक पॉजिटिव तरीके से हुकूमत की, और पाकिस्तान के साथ भी अमन का, मोहब्बत का, प्यार का पैगाम यानी बैरिस्टर साहब, आपको लगता है कि यानी भारतीय अवाम ने जो कुछ किया है या वो उन्हें भुगतना पड़ रहा है अपने ही किए पे, और लम्हा फिक्री है भारत की अवाम के लिए मोदी सरकार का होना। यहाँ पे मैं छोटा सा वक्फा लूँगा। नाज़रीन, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तजियों का सिलसिला जारी रखते हैं, और मैं ज़रा सूफिया से पूछूंगा। सूफिया, पंजाब की सूरत हाल, यानी पंजाब सरकार, बुज़दार सरकार ने कहीं उस्तादों के साथ उस्तादी की है, तो कुछ असातिज़ा जो हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले, वो इस्लामाबाद पहुँच गए और उन्होंने रुख कर लिया बनी गाला का, और साथ में पुलिस का सामना हो गया, झड़पें हो गई और लाठीचार्ज, शेलिंग, जो भी सूरत हाल हो सकती थी। फिर धरना दिया गया, अब मुज़ाकरात भी हुए, उनके तय आ गए हैं, और पीर को उनकी मुलाकात भी होगी राजा बशारत से, सफाई वज़ीर कानून। तो कैसे देख रहे हैं? देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसी रियासत जो ये दावा करती है कि वो रियासत मदीना बनने जा रही है, और फिर उसी रियासत में कहा जाता है कि या हमें हर पहले दिन से ये दर्स दिया जाता है कि जिसने आपको एक लफ्ज़ सिखाया वो उस्ताद है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि आखिर इस्लामाबाद पुलिस को, इस्लामाबाद के इंतज़ामिया को किसने टीचिंग के मोरल दिए थे, किसने किन असातिज़ा ने पढ़ाया था। जी बिल्कुल, किन असातिज़ा ने पढ़ाया था जिनको इस बात का इल्म नहीं है कि असातिज़ा के साथ किस तरह का ट्रीटमेंट करना है, और किस तरह से उनके साथ अगर वो प्रोटेस्ट के लिए आ रहे हैं तो किस तरह से उनको रोकना है या उनको एहतजाज का हक देना है। डीसी इस्लामाबाद कल मुसलसल कहते हुए नज़र आए कि हम असातिज़ा का एहतराम करते हैं, लेकिन हमने ये देखा कि सिविल यूनिफॉर्म में मौजूद जो लोग हैं वो चेक करके गाड़ियों में से असातिज़ा को निकालते रहे, उनके ऊपर शेलिंग होती रही। इस्लामाबाद की सड़कें, मैं ये बात बता दूं कि वाकई मुज़ाकरात हो गए हैं जिसमें ये बात सामने आ गई है, लेकिन अभी तक ताहाल वहाँ पे कैंप्स लगे हुए हैं, लोग मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कल के दिन की जो मेजर हाईलाइट थी उसमें हमने असातिज़ा का प्रोटेस्ट देखा। इस्लामाबाद में हमें असातिज़ा सड़कों पे नज़र आए एहतजाज करते हुए हुकूमत की पॉलिसीज़ के। दो चीज़ें यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगी। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को या मिसगाइड किया जा रहा है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ख़ुद ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ये समझ सके कि कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले लोग क्या काम कर रहे होते हैं, और रेगुलर जो लोग काम कर रहे हैं वो किन बेसिस पे काम कर रहे हैं और वो क्या काम कर रहे हैं। एक टीचर जो NTS के थ्रू या किसी और टेस्टिंग सर्विस के थ्रू टेस्ट देकर सरकारी इदारों में जॉब कर रहा है और सरकारी स्कूल्स में पढ़ा रहा है, उसके बाद आप ये कहते हैं कि अब हमें PPSC के थ्रू इन तमाम लोगों को दोबारा से रीटेस्ट करके लाना है, फिर साथ आप एज लिमिट लगाते हैं। बैरिस्टर साहब ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे तमाम चीज़ों लेकिन जिस तरह आप कह रही हैं कि मिसगाइड किया जा रहा है हुकूमत को, तो अगर हुकूमत मिसगाइड भी हो जाती है तो फिर भी अहलियत पे हर्फ नहीं आते? नहीं आते, टीचर्स की अहलियत पे हर्फ नहीं आते। अगर मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ जो मिसगाइड हो रही है, यानी अगर उस बात पे भी इत्तफा कर अदिल, आई एम डैम श्योर कि पाकिस्तान में इस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी है उसके ऊपर बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट की गई है दीगर पार्टीज़ की तरफ से, ऑपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से, और ख़ास तौर पर वो वाली ब्यूरोक्रेसी जो उनके साथ काम करती रही है कि
उन तमाम इन्वेस्टमेंट के बावजूद वो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है वो मिसगाइड कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पहले मैं दिन यहाँ से पे हो लफ्ज़ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, यानी हुकूमत को। बिल्कुल ऐसे ही है, हुकूमत को वादे तौर हुकूमत पर को मिसगाइड किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। हुकूमत को हर इदारे में, हर वो इदारा जो पिछले दिनों कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज के लोगों को निकाल रहा है या उनकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर रहा है, वहाँ पर मिसगाइड किया जा रहा है कि इनकी वजह से इदारों के ऊपर बोझ है। कतई ऐसा नहीं है, तमाम कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ काम करता है। आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मुझे इस बात पे हैरत है कि हुकूमत मिसगाइड हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। सूरत नजर आ रही है। देखिए, चले मैं जरा यहाँ पे ये कहा जाता है हवाले कि से इन राय तमाम ले लोगों को, देखिए हम, मुझे खुद एक्सपीरियंस है रेडियो पाकिस्तान के, जब मुजाहिरीन प्रोटेस्ट कर रहे थे, शिबली फराज साहब, मैंने खुद रेडियो पाकिस्तान में 12 साल सर्विस की है। शिबली फराज साहब मीटिंग करने के लिए आए और मीटिंग के दौरान उन्हें ये बताया गया कि ये तमाम लोग वो हैं जिनको रिश्तेदारों की नेपोटिज्म की बुनियाद पर भर्ती किया गया है और ये रिश्तेदार हैं एक दूसरे के, इस वजह से हम इन लोगों को नहीं रखना चाहते। और गालबन जब इन्होंने लिस्ट निकाली तो उनमें से कुछ लोग थे जिनको हार्डली, मेरा ख्याल है 79 लोग थे जो क्लोज रिलेशन में होंगे। अदरवाइज हर डिपार्टमेंट में यही होता है। एक 17,000 पे काम करने वाला, टोटल कितने लोग थे? 749 लोग एक दफा निकाले गए थे, 310 लोग एक दफा निकाले गए थे। मैं जरा बैरिस्टर साहब से पूछूं, बैरिस्टर साहब आप कैसे देख रहे हैं पंजाब से, यानी लोग आए हैं, असातिज़ा यहाँ पे आए हैं, असातिज़ा के साथ जो सलूक हुआ है वो आपके सामने है, लाठीचार्ज, शेलिंग और धरना देना पड़ गया, और अभी भी वहाँ पे कैंप मौजूद हैं, के मुज़ाकरात हो गए, मीटिंग होगी पीर के रोज़ सूबाई वज़ीर कानून से, लेकिन आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए अदील, मैं ये समझता हूँ कि हमारे माशरे में तहजीब व तमद्दन को फ़रोग देने वाले और इनकी शमा जलाने वाले उसातिज़ा के साथ ये जो सलूक है ये इंतहाई अंदेशनाक और कर्बनाक है। ये रियासत मदीना की बात करते थे और नौकरियां देने की बात करते थे, जिस तरह सोफिया ने भी बात की कि रेडियो पाकिस्तान से भी लोगों को निकाला गया। ये हुकूमत तो दावेदार थी कि हम पाकिस्तान में इतनी जॉब्स क्रिएट करेंगे, इतनी जॉब्स पाकिस्तान के अंदर प्रिवेल करेंगे कि जो फॉरेनर्स हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो भी यहाँ पे जॉब्स लेने आएंगे। ये बड़ी बदकिस्मती है जो हमारी उस्ताद कम्युनिटी है। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान खुद हारून रशीद की मिसाल दिया करते थे कि वो बादशाह के बच्चे अपने उस्ताद के जूते अपने हाथों पे लेके खड़े होते थे, और जब भी उस्ताद की तकरीम तकद्दस की बात करते थे तो हमेशा ये एग्जाम्पल को कोट करते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिकली और प्रैग्मेटिकली अल्लाह ताला की जात ने जब इनको इख्तिदार दिया तो ये जो उनके ऊपर लाठी चार्ज या उनको घसीटना, मैं समझता हूं कि ये काबिल अफसोस बात है और इंतहाई तशवीशनाक है कि रियासत मदीना के अंदर इस तरह की तस्वीर कशी भी की जाएगी, इस तरह की झलकियां भी आवाम की नजर की जाएंगी। और उस्ताजा के साथ ये जो सलूक है, आपने तो पहले इनकी ब्रेड एंड बटर को एक बर्निंग इशू बना दिया है, और कोविड के दौरान ऑनलाइन क्लासेस पे भी इवन बहुत सारे सवालात उठाए गए, एम्बार्गो किया गया, और ये दोबारा मैरिज हॉल ओपन है, सियासी इज्तिमात ओपन है, मार्केट्स ओपन है, स्कूल को आपने किस खाते में बंद कर दिया। और ये प्राइवेट स्कूल मालिकान है, स्पेशली मैं उनकी भी बात करना चाहूंगा उनके तवज्जुह से कि आपको ये चीज नजर नहीं आती कि ये लोग किस तरीके से हुकूमत का काम करते हैं, जो आर्टिकल 37 में, आर्टिकल 25A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत हुकूमत की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी है कि आप एक क्वालिटेटिव एजुकेशन दें इस मुल्क को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप अपने काम में मुकम्मल तौर पे कोलैप्स कर जाते हैं, विदर अवे हो जाते हैं, तो ये जो प्राइवेट स्कूल मालिकान है ये आपका काम करते हैं, तो आप तो इन पे कदगने लगाते हैं, आप इन्हें पाबंदी सलासल करते हैं, आप इनको एम्बार्गो करते हैं। ये इंतहाई काबिल अफसोस रवैया है हमारी हुकूमत के पार्ट पे। और आइन की रूह से आइन की तशरीह की जाए, आइन की इंटरप्रिटेशन की जाए, तो ये हमारी हुकूमत की लायबिलिटी है। मसला हल होता हुआ नजर आ रहा है असातिज़ा का? सर मुझे ये मसला हल होता नजर नहीं आ रहा, और मैं ये समझता हूं कि जो इनकी नाहलियां हैं और इनकी जो नलायक पॉलिसीज हैं ये हमारी तलीम दुश्मन पॉलिसीज हैं। चूंकि तलीम को, मैं जब यूके में था दिल, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात लास्ट आपको 30 सेकंड में शेयर करूंगा। हम अपने भारत लॉ के लास्ट मराहिल के अंदर जब यूके में थे तो पूरी दुनिया के इंस्टीट्यूशंस क्लोज कर दिए गए थे। यूके वाज द लास्ट स्टेट इन द वर्ल्ड के जिसके तलीमी अदारे सबसे लास्ट पे जाके एम्बार्गो किए गए थे, बंद किए गए थे, चूंकि वो इल्म से मोहब्बत करने वाली स्टेट है और वो रियासत है जो हमेशा एजुकेशन की प्रमोशन की बात करती है। लेकिन पाकिस्तान में
कोविड की सेकंड स्पाइक्स ने आंख खोली, परवान चढ़ने को आई तो सबसे पहले तलीमी इदारों पे पाबंदी लगाई गई। सिनेमा घर ओपन है, जिम्स ओपन है, हमारे जो मैरिज हॉल्स हैं वो एसओपीज के साथ ओपन है। लेकिन ये कितनी बदकिस्मती है कि हमारी तलीमी इदारे बंद हैं और इसको मजीद ये लिंगर ऑन करने जा रहे हैं। सही, मैं आगे बढ़ता हूँ सोफिया। मैं असल में ये मामला तो अपनी जगह पे रियासत मदीना की बात हो रही है, तालीम की बात हो रही है, लेकिन एक मामला था जिसमें हुकूमत का स्लोगन था और वो है करप्शन को ख़त्म करने का मामला। और इसी हवाले से एक बयान तो अपोजिशन की जानब से मरीम नवाज़ बोल रही हैं, वो कह रही हैं कि मिल मालकान के साथ ज़्यादती हो रही है। और क्या वो ज़्यादती है? शुगर मिल मालकान के फूड फैक्ट्रियों को ज़बरदस्ती महंगी और घटिया क्वालिटी की चीनी खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। आपको लगता है ऐसे ही है? क्या अगर आप गन्ने की काश्त से लेकर जो सारा का सारा प्रोसेस है, तो आप देखें गन्ना जितना सस्ता पाकिस्तान में बिकता है, चीनी उससे ट्रिपल रेट पर हमें महंगी मिलती है। तो आखिर क्या वजह है? और गन्ने के बारे में कहा जाता है कि इसके एंड तक जो आपके पास प्रोडक्ट निकल रही होती है वो यूज़ हो रही होती है कहीं ना कहीं पे। उसके बावजूद गन्ना अगर 25 रुपये मन, 20 रुपये मन या 200 रुपये मन भी बिक जाता है, तो क्या उस गन्ने की काश्त की वैल्यू क्या रह जाती है? और फिर शुगर मिल माफियाज जिस तरह से गन्ने की काश्त के ऊपर फसलों से उठाते हैं उसको, और आपको पता है कि अगर उसको टाइमली ना इस्तेमाल किया जाए तो चीनी उसमें जो रस है वो कम होना शुरू हो जाता है गन्ने में, यानी फसल ज़ाया होने का, बिल्कुल फसल ज़ाया होने का खदशा होता है। लेकिन हमारे यहाँ हमने ये देखा है और मुसलसल कई सालों से देख रहे हैं कि गन्ने की काश्त बर वक्त होती है, गन्ने की फसल भी उठा ली जाती है, लेकिन किसानों को पैसे नहीं दिए जाते जो ग्राउंड पे उसके लिए काम कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें ये नज़र आता है कि चीनी बहुत महंगी मिलती है, हमें चीनी के ऊपर सब्सिडीज़ भी दी जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। फिर शुगर मिल की रिपोर्ट भी आ जाती है हमारे पास कि पाकिस्तान में चीनी महंगी रिपोर्ट से पहले मैं आपको हुई है। बल्कि रद्द-ए-अमल भी बता देता हूँ। शहबाज गिल साहब ने यहाँ पे जवाब दिया, ये रद्द-ए-अमल उनका सामने आया मरीम नवाज़ की बात पे। वो उन्हें कहते हैं कि ये जो चीनी का रोना रो रहे हैं ना, इनको अपने इर्द गिर्द दाएं बाएं के लोगों को देखना चाहिए। साबिक हुक्मरान और मौजूदा हुक्मरान दोनों को अपने दाएं बाएं देखना चाहिए कि आखिर वो कौन से माफियाज हैं जो पाकिस्तान चलें, की ये याद दहानी तो अवाम समझ के लिए- आती है जी, जो इनका काम है वो तो करना होगा ना, वो कौन करेगा? इनका काम ये खुद नहीं कर सकते। डैम श्योर कि पाकिस्तान उसके लिए अलग तहरीक से इंसाफ कोई उसके लिए अलहदा से काबीना या पाकिस्तान लोग- में कोई फौजें उतरेंगी जो उनके हिस्से का काम करेंगी, क्योंकि वजीर आजम साहब खुद ये बात कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के लिए वो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते। गुज़िश्ता रोज के लेकिन नहीं, इंटरव्यू वो लॉजिक्स देते हैं, अलमनाक था। वो लॉजिक्स देते हैं और कहीं ना कहीं मैं आपकी उस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उधर भी मिसगाइड किया जाता है। डेफिनेटली मिस गाइडेंस जरूर है, लेकिन पॉलिसी बनाने वाला कौन है? कलमदान किसके पास है? कानून साजी खासा कौन कर स्ट्रक्चर रहा है, बहुत सारे स्ट्रक्चर लोग हैं कौन जो कर काम रहा कर रहे हैं, इदारे हैं। आपने 30 लोगों की काबीना बनानी थी, आपके पास काबीना में एक फौज है जनाब जो फला रिसोर्स पर्सन है, फला स्पोक पर्सन है, फला एडवाइजर है, वो मुशीर है। तो ये तमाम लोग आखिर मिलकर क्या कर रहे हैं? सिवाय आप इनकी सैलरीज का स्ट्रक्चर अगर निकाल रहे हैं और इनको जो अलाउंसेस मिल रहे हैं, तो उसके बाद आप कहेंगे कि जी ये तमाम फैसिलिटीज़ पाकिस्तान के अवाम को दे दी जाती। 17,000 की नौकरी करने वाला शख्स इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को खड़कता है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ये भी देखने की ज़रूरत है कि जिन लोगों को इन्होंने लाखों की सैलरीज पे रखा हुआ है वो उन मराद को किस तरह से पूरा करेंगे। शुगर मिल माफियाज की ये बात करते हैं, तो शुगर मिल की रिपोर्ट जब हमारे सामने आई तो हमने खुद देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काबीना के मेंबरान यहाँ पे एक बड़ा बारीक थे। सा नुक्ता है कि मरीम नवाज बोली है और मिल मालकान के हवाले से बोली है। मरीम यानी नवाज अवाम की अपनी भी पॉलिसी पे नहीं है बोलती। जी, अवाम पे कोई भी नहीं बोलता। हमें आप देख लें कि पीडीएम का जो जलसे की एक सीरीज चल रही है उसमें पाकिस्तान की आवाम की बात नहीं की जा रही, उसमें एस्टेब्लिशमेंट की बात की जा रही है, उसमें हुकूमत के अंदर एक हुकूमत चलने की बात की जा रही है। मैं अगर जुमला इस्तेमाल करूं दूसरी जानब से भी तो यही सूरत हाल हो रही है, वो भी ज्यादा से ज्यादा तंज़ी किए जाते हैं अवाम की, तो वो भी बात नहीं कर रही। वजीर आजम साहब ने कल क्लियरली कह दिया कि वो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान में पिछला निजाम ऐसे स्ट्रक्चर ऐसा है, पाकिस्तान के लोग खुद नहीं करना चाहते। इसी हवाले से मैं बात करता हूँ बैरिस्टर वक्कास साहब से। वक्कास, आप कैसे देख रहे हैं? मरियम बीबी ने इल्ज़ाम लगाया है हुकूमत पे ब्लैकमेलिंग का कि जी मिल मालकान, शुगर मिल मालकान के साथ ब्लैकमेलिंग का इल्ज़ाम लगाते हुए कहती हैं कि उन्हें घटिया और हल्की क्वालिटी की चीनी दी जा रही है, तो कैसे देख रहे हैं इस बयान को? बिल्कुल जी, इन बयानात के अंदर कहीं हद तक तो सदाकत है और इसके साथ साथ जो चीनी के रेट्स थे सुप्रीम कोर्ट तक ये बातें गई, सिंध हाई कोर्ट से भी जो शुगर मालिकान थे वो भी गए, इस्लामाबाद से भी गए,
जितने भी थे ये लोग जिनके खिलाफ FII ने तहकीकात भी की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अदील, हमारे मुल्क के अंदर जब भी कोई मसला उठाया जाता है, लाइमलाइट में आता है, मीडिया से हाइप देता है, उसके बाद वक्ती तौर पे तो इस पे एक्शन लिया जाता है, लाओ लश्कर बैनर तोपें लेके इसके खिलाफ पूरा मुल्क खड़ा होता है, और हमारी हुकूमत स्पेशली। लेकिन जब इस मसले पे कुछ वक्त गुजर जाता है, अवाम की नजरों से भी ओझल हो जाता है, और हुकूमत बिल्कुल इस पे सोच विचार नहीं करती, कोई पॉलिसी मेकिंग नहीं करती, और जो इस वक्त चीनी अवेलेबल है ना वो मेयारी है, और एट द सेम टाइम वो इतनी एक्सपेंसिव है। जितना सोफिया ने बात की कि जो गन्ने की असल काश्तकारी की जाती है, या जो काश्तकार करते हैं, जो किसान हैं, उनके भी हालात जो है इंतहाई तकलीफ दे हैं, और जो इसकी एक्चुअल प्राइसेस में इसको फरोख्त किया जाता है वो इससे 3 से 4 गुना ज्यादा है। तो ये इंतहाई तशवीश की बात है, और इस पे हमारी हुकूमत को सोच विचार करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे जो एक बड़ी आपने एक हैरत की सेकंड बात क्वेश्चन है। किया, वो मैं जरूर उस पर बात करना चाहूंगा दिल, कि आपने कहा कि हुकूमत के अंदर जो लोग बैठे हैं क्या ये खान साहब को मिसगाइड करते हैं। तो हमारी हुकूमत के अंदर बेशुमार ऐसे वुज़रा बैठे हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिसगाइड करते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल तारीख के औराक से जरूर कोट करना चाहूंगा कि हमारे पाक जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे लंबी हुकूमत की गई वो जलालुद्दीन अकबर की तरफ से की गई, और जलालुद्दीन अकबर सबसे कम उम्र मुगल बादशाह था, और वो अनपढ़ था, और उसने अपनी हुकूमत कैसे चलाई। उसके जो वजीर थे, जो उसके मशीर थे, उसके जो नौरतन थे, वो इंतहाई काबिल थे और उसको प्रॉपर एडवाइस करते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहां तक हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात है, इंतहाई पढ़े लिखे इंसान हैं, विजन बिल्कुल, रखते हैं, बिल्कुल। मोटिवेशनल है, लेकिन एट द भारत, सेम यहाँ टाइम मैं- जो इनका हल्का बगोश है वो इंतहाई नालायक लोगों से भरा है। Exactly. चले, ये लंबा फिक्रिया है, मैं इस पे बात नहीं करूंगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि जो भी रद्देमल में कोई बात कहता है हुकूमती रुकन, जैसे शहबाज गिल साहब ने बोला है, उन्होंने उन पर ही इल्जाम लगा दिया है कि आप क्यों तलाश इधर उधर कर रहे हैं, दाएं बाएं अपने देखें। अब आवाम को वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। आवाम जो जानना चाहती है कि आखिर हुआ क्या, कहाँ गया ये सब कुछ, उनकी फैसिलिटीज या उन्हें जो मराहत या सहूलतें देनी थी वो नहीं पहुंच पा रही। अपोजिशन है वो हुकूमत को बोल देती है, हुकूमत जो है वो अपोजिशन पे इल्ज़ाम तराशी कर देती है, और अवाम कहाँ पे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हुकूमती अरकान अपनी जगह पे, अपोजिशन अपनी जगह पे, अवाम कहाँ है। देखिए अदील, अगर हम हुकूमत का कॉन्स्टिट्यूशनल और आईनी और कानूनी रोल देखें तो हुकूमत का काम अपोजिशन पे तनकीद करना नहीं है। हुकूमत जो है वो खुद नहीं बोलती, हुकूमत की कारकर्दगी बोलती है, हुकूमत की परफॉर्मेंस बोलती है, एंड लेट द पीपल डिसाइड अबाउट योर परफॉर्मेंस। आप क्यों अपोजिशन के बयानात पे इसको मजीद रिएक्ट करते हैं और मजीद इस पे हाइप क्रिएट करते हैं, ये बात का बतंगर बनाते हैं, राय का इल्ज़ाम पहाड़ का जवाब बनाते हैं। इल्ज़ाम तराशी से ही दे देते हैं। यही सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया है और ड्रॉबैक है हमारे हुकूमती मशीरान का, वुज़रा का, स्पोक्स पर्सन का, कि जब आपको पॉलिटिकल अपोनेंट्स जो छेड़ते हैं, तनकीद का निशाना बनाते हैं, ये तो पूरी दुनिया की डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को, सिनारियो को उठा के देखें। पॉलिटिकल अपोनेंट्स का तो काम ही ये है कि आपकी पॉलिसी पे तनकीद करना, वो कंस्ट्रक्टिव हो वो डिस्ट्रक्टिव हो। आपका काम यह है कि अपनी पॉलिसी से, अपनी प्लानिंग से, अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी कारकर्दगी से अवाम को सेटिस्फाई करना, पॉलिटिकल अपोनेंट्स को जवाब देना, और आपकी परफॉर्मेंस का पता 5 साल के बाद चलता है जब आप अवाम में दोबारा जाते हैं नए वादों के साथ, नए स्लोगन्स के साथ। और अदील, एक बात मैं लास्ट ये जरूर करना चाहूंगा कि जब आप दोबारा 5 साल मुकम्मल करने के बाद अवाम में जाते हैं तो उस वक्त आप अवाम के सामने अपना मंशूर, दस्तूर या एजेंडा नहीं रखते, बल्कि अपनी परफॉर्मेंस रखते हैं। और अगर ये परफॉर्मेंस नहीं देंगे, कारकर्दगी नहीं देंगे, तो अवाम के सामने क्या रखेंगे। सही। सोफिया, वक्त मेरे पास महदूद है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि कोरोना की सूरत हाल इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई है, दूसरी लहर है, तो कैसे देख रही हैं। अच्छी खासी यानी तनासब 6.6% हो गया और 87 अफराद मौत का शिकार बने हैं एक दिन में, और 3179 नए केसेस सामने आए हैं। तो ये सूरत हाल मजीद बिगड़ती जा रही है। अदिल, कोरोना के हवाले से मुझे ये लगता है कि आम आवाम को समझने की ज़रूरत है, जो ऐसे उस पीस पे अमल दरामद नहीं कर रही है, जो खुद से खुद का ख्याल नहीं रख रही है, और लोगों को अनफॉर्चुनेटली पहले दिन से लेकर अभी तक हम ये बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। पूरा साल गुजर गया और इस पूरे साल में हम पाकिस्तानी आवाम को ये नहीं समझा सके कि कोरोना वायरस एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान की मेजॉरिटी आवाम, और ख़ास तौर पे जितने जैसे जैसे आप रूरल एरियाज़ में जाते जाते हैं, लोग ये कहते हैं कि ये एक आलमी एजेंडा है और कुछ नहीं है।
लेकिन हमें खुद अपने क्लोज रिलेटिव्स में, क्लोज सर्कल में जब हम देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि लोग कोरोना का शिकार हो रहे हैं बिल्कुल। और इस वक्त जो हम बात की रेशियो है बिल्कुल वो अच्छी खासी है, ये ठंड लोगों की के वजह दिलों में से ये बात तो पुख्ता हो जानी चाहिए कि ठंड ये की वबा वजह है। से उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में इस वक्त। पहले तो हमें गर्मियों की वजह से पता नहीं चला, और जब जैसे जैसे मौसम तब्दील होता गया तो लंग्स पे इसका इफेक्ट ज़्यादा बढ़ रहा है। तो लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि कोरोना वायरस एग्जिस्ट करता है, हमें अपना ख्याल रखना है और एहतियात करनी होगी। सही। वकास, मैं आखिरी जुमले आपसे चाहूंगा क्योंकि वक्त महदूद है। कोरोना के हवाले से क्या कहेंगे? बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी दूसरी लहर। देखिए जी, मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं कि अवाम को अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा, और हमें खुद भी चाहिए कि SOPs पे जितना अमल कर सकें वो ज़रूर करें, SOPs को अपनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। चले, मैं छोटा हमारी सा सवाल, ज़िम्नन जिंदगियां, सवाल है हमारे कि घर आखिर वालों अवाम की, क्यों नहीं रख रहे अपना ख्याल? देखिए अवाम को ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है, और हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इनकी आप जो है सरपरस्ती में ना आए और इनकी बातों को ना माने। यकीन करें कि आपकी ज़िंदगियां आपके घर वालों की ज़िंदगियों से जुड़ी हैं। जब आप बाहर जाते हैं, जलसे जुलूसों में जाते हैं, रश वाली जगहों पे जाते हैं, तो आप अपनी फैमिली के लिए भी मौत खरीद के लाते हैं। लिहाजा अपनी ज़िंदगी का भी ख्याल करें और अपने घर वालों सही। की भी। बैरिस्टर वकास, वक्त की किल्लत के बाद मुझे इजाज़त लेना होगी। आपकी शिरकत, वक्त और तजिए का शुक्रिया। सोफिया, आपकी आमद का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।